इसे देखो, कितना कूल है। ऑनलाइन रिएक्शन लगभग तुरंत एक्सप्लोड कर गया और ग्रनफेलन लॉक ट्रेंडिंग सर्च रैंकिंग्स में सीधा ऊपर पहुंच गया। इस हेडलाइन के साथ एमएसटीआर मिस्टेरियस प्लेयर रिजेक्ट्स इंटरव्यू ओवर रूड बिहेवियर। उसी वक्त काउंट्स डोमेन को सबसे पहले क्लियर करने वाला सिन गिल्ड आखिरकार थोड़ा सेटल्ड हुआ और उस इंटेंस बैटल के बाद कुछ देर के लिए आराम कर रहा था। जिस स्ट्रॉन्ग होल्ड से वो अभी अभी बाहर निकले थे, उसके अंदर सब साथ बैठे न्यूज कवरेज देख रहे थे और बाहर की दुनिया जो कुछ हुआ था उस पर कैसे रिएक्ट कर रही है, उस ब्रॉडकास्ट पर सबकी नजर टिकी हुई थी। लाख वहां बैठकर मॉन्स्टर सबजुगेशन की फुटेज को बहुत ध्यान से रिव्यू कर रहा था कि मोमेंट्स बार बार चला रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे वो सतह पर दिख रही चीजों से कहीं ज्यादा समझना चाहता हो। काफी देर बाद उसने अपने एलीट मेंबर्स की तरफ देखा और धीमी नपीतुली आवाज में पूछा, क्या है? तुम सब इस बारे में क्या सोचते हो? कैमिला ने बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में कंधे उचका दिए। मुझे क्या, कौन जाने, आखिर मैं बस एक आर्चर हूं। फिर डिक पूरे वॉल्यूम में रोना शुरू कर दिया। तुम मुझसे 100 बार पूछ लो, फिर भी मुझे नहीं पता होगा। लॉक, तुम जैसे फेमस स्टार मेरे जैसे आम आदमी का दुख कभी नहीं समझ सकते। तुम्हें कोई आइडिया है मैंने इस डेट को सेटअप करने के लिए कितनी मेहनत की थी? और अब ये घंटों तक खिंचती जा रही मीटिंग की वजह से बर्बाद हो रही है। क्या सच में मुझे किसी रैंडम आदमी की वजह से अपनी गोल्डन चांस एट रोमांस फेंक देनी चाहिए? डिक लगातार शिकायत करता रहा, लेकिन लाख ने उसे इग्नोर किया और गहरी सोच में डूबा रहा। स्क्रीन पर ग्रनफल की इमेज फिर से चमकी और सबकी नजरें दोबारा फुटेज पर टिक गईं, जैसे उसकी मौजूदगी ने एक बार फिर पूरे कमरे पर कब्जा कर लिया हो। कैमिला ने तुरंत सीटी बजाई और जो देखा उसकी खुलकर तारीफ की। ये हैंडसम है ना? तो फिर हिचक क्यों? इसे सीधे अंदर ले आओ। अब भी नमकीन लहजे में डिमित्री ने उंगली उठाकर लॉकैट पर इल्जाम लगाया। मुझे पता था तुम इससे जेलस हो, है ना? उसने कहा। तुमने सोचा था सब अभी भी काउंट्स डोमेन क्लियर होने की बात कर रहे होंगे, लेकिन सब तो इस नए प्रिटी बॉय की गॉसिप में लगे हैं। लॉक ने अविश्वास भरी हंसी छोड़ी। जेलस? लोग अब भी उसी पर अटके हुए हैं। उसने बात को हल्का करते हुए कहा, हम पर भी काफी अटेंशन है। कैप्टन बस एम्बिशियस है। फिर उसने सांस छोड़ी और बोला, मीडिया हमेशा बात को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। ये उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। रेटिंग्स बढ़ाने के लिए करते हैं बस। वैसे भी अगर बात करने को कुछ और नहीं है तो मैं जा रहा हूं। वो ऐसे खड़ा हुआ जैसे फैसला पहले ही कर चुका हो। मैंने इस डेट के लिए पूरा होटल लॉन्च बुक किया है और अब मैं और वेट नहीं कर सकता। मैं निकल रहा हूं। इतना कहकर वो आदमी जल्दी जल्दी कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया और फोन निकालते हुए चेहरे पर मुस्कान फैल गई। फिर खुश होकर अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर दिया। हेलो बेबी, मैं अब रास्ते में हूँ। उसकी आवाज अचानक मीठी और चमकीली हो गई, कुछ पल पहले जैसी बिल्कुल नहीं। लॉक वहीं रुका रहा, अब भी ग्रैनविल की वीडियो को बार बार चला रहा था, जैसे उसमें कुछ ऐसा था जो उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। तभी उसके पीछे से किसी की हैरानी भरी आवाज अचानक उभरी। ये क्या है? वाओ, ये तो डिवाइन स्किल है। पहली नजर में मैजिक लगता है, लेकिन इसमें कुछ तो साफ अलग है। वो हे थी। लॉक ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा और तुरंत पूछा, क्या तुम्हें डिवाइन स्किल्स के बारे में कुछ पता है? हे की नजरें स्क्रीन पर ही जमी रहीं और उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक हल्की दिलचस्पी भरी मुस्कान फैल गई, जिसमें मिठास भी थी और जिज्ञासा भी, जैसे उसे सच में कुछ बहुत फैसिनेटिंग मिल गया हो। इंटरेस्टिंग।
वो इंसान उधर बरसरकर गिल्ड हेडक्वार्टर्स में भी फुटेज देखकर सबकी बोलती बंद हो गई थी। एक्साइटमेंट में बेन लूसी ने एक ब्लैंकेट उठाया और अपनी पूरी ताकत से बगल में बैठे आदमी पर दे मारा। मैंने तुमसे क्या कहा था, उसने जलते हुए कॉन्फिडेंस के साथ चिल्लाकर कहा। मैंने शुरू से कहा था कि वो नॉर्मल नहीं है। उसके पास बैठे आदमी ने थकी हुई सांस छोड़ी। लेकिन तुम कह क्या रही हो सिस्टर? अब शांत हो जाओ और वो ब्लैंकेट फिर से अपने ऊपर डाल लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। तभी तेज जवाब आया, क्या तुम अंधे हो? ये पूरे वक्त मेरे ऊपर ही था। इंजुमा गिल्ड भी अलग नहीं था। वहां भी पूरा हंगामा मचा हुआ था और लोग एक के बाद एक कॉल्स कर रहे थे। उस सिल्वर हेयर्ड आदमी को, हमें उसे किसी भी कीमत पर अपनी साइड में लाना होगा। ऑर्डर्स रिसीव्ड जवाब तुरंत आया, साफ और ओबीडिएंट, और गिल्ड बिना देरी किए हरकत में आ गया। फिर अकेन्ना न्यूज की एंकर ने पॉलिश्ड आवाज में अपनी रिपोर्ट शुरू की। अकेन्ना देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम इस ब्रॉडकास्ट पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूअर्स देख रहे हैं। काउंट्स डोमेन अब क्लियर हो चुका है, उसके बाद आउटर रीजन्स भी। उस डोमेन के अंदर सिन गिल्ड और अंडरवर्ल्ड के बीच भयंकर क्लैश हुआ, लेकिन अपनी ओवरवेलमिंग ताकत से सिन ने टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। इस पॉइंट पर अब सिर्फ काउंट्स फोर्ट्रेस बचा है। इस समय डिस्ट्रक्शन रेट 72% तक पहुंच चुका है और अब दुनिया भर के प्लेयर्स बढ़ती संख्या में इस साइट पर इकट्ठा हो रहे हैं। रिफ्ट अब कोलैप्स के किनारे पर है और इसी वजह से हालात बेहद खतरनाक और यकीन से परे तनावपूर्ण हो गए हैं। अगर फोर्ट्रेस रिफ्ट टिक नहीं पाया तो समझो रशिया को अलविदा कहने की तैयारी कर लो। एंकर की आवाज में पूरे संकट का वजन साफ था। सबको गुड लक। ग्रनफल चुपचाप अपना स्टेटस विंडो चेक कर रहा था, तभी रिपोर्टर की आवाज ने अचानक उसका ध्यान चीरते हुए उसे वहां से हटा दिया। टुडेज प्लेयर अपडेट के बीच अचानक उसका अपना चेहरा जायंट स्क्रीन पर आ गया, इतना बड़ा कि पूरी जगह उसे साफ देख सके। इसे देखिए, इसके पास कोई वेपन ही नहीं है और ये सिर्फ सूट और लॉन्ग ट्रेंच कोट पहने हुए है। सच में इसके ऊपर कोई विजिबल आर्मोर भी नहीं दिख रहा और एक्सेसरीज भी नहीं। क्या ये कोई हिडन मोनोगर इस्तेमाल कर रहा है जिसे हम डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे? या फिर ये इतना ओवरवेलमिंगली पावरफुल है कि रिफ्ट क्लियर करना इसके लिए इतना आसान है कि इसे इक्विपमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती? ये सब देखते हुए ली हॉय का चेहरा शर्म से तपने लगा, क्योंकि उसके बारे में ये बढ़ा चढ़ाकर की जा रही एनालिसिस रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सच तो ये है कि मेरे पास गियर खरीदने के पैसे ही नहीं हैं, उसने कड़वाहट से सोचा, और ये बात रिपोर्टर्स की कल्पना से कहीं कम हेरोइक थी। लेकिन रिपोर्टर्स उत्साहित आवाजों में बोलते ही जा रहे थे। उसने सिर्फ उंगलियां चटकाकर दुश्मन को खत्म कर दिया। क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? उनमें से एक ने कहा। चलिए एक्सपर्ट बेनाम बॉम्ब की राय सुनते हैं। एक्सपर्ट ने पूरी गंभीरता के साथ एनालिसिस शुरू किया। उसके आने से पहले हालात ऑलरेडी क्रिटिकल थे। दुश्मन के पास सुपीरियर मोबिलिटी थी, इसलिए उसने उन्हें काउंटर करने के लिए टेरेन ही बदल दिया। उसी स्प्लिट सेकंड जजमेंट ने गियान और इंजुमा दोनों को बचा लिया, लेकिन असली सच्चाई सिर्फ ली हॉय जानता था। मैंने बस वही किया जो उस वक्त मैं कर सकता था। और उसके बाद वो बस पीछे हटकर देखता रहा। जैसे उसने बड़े दिल से स्पॉटलाइट गियान और इंजुमा को दे दी हो, मानो कह रहा हो, अब तुम्हारी बारी है चमकने की। ऐसी कंपोजर और कॉन्फिडेंस कौन दिखा सकता है? वो सच में शानदार है। ये सुनकर ली होयोल मायूसी में ढहसा गया और मन ही मन बोला, मैं बस मना से खाली हो गया था, बेवकूफो। सच कहें तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था।
कम से कम किसी ने टेलीविजन पर आकर उसे वहां खड़े खड़े कुछ न करने वाला बेवकूफ तो नहीं कहा। चाहे कोई कुछ भी कहे, उसने जो लूट उठाया था वो फिर भी रेयर और अनयूजुअल चीज थी। प्लेयर बनने के बाद उसे पहली बार कोई आइटम मिला था, और वो भी कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक कर्स्ड आइटम था जिसे ज्यादातर लोग डीमन आइटम के नाम से जानते थे। कर्स हटते ही उस आइटम से पूरी तरह रैंडम इफेक्ट निकलता है। यानी सीधी बात करें तो वो ट्रेजर के नाम पर बस एक गैम्बल है। ज्यादातर प्लेयर्स ऐसी चीज को वहीं फेंक देते, क्योंकि ज्यादातर मामलों में कर्ज रिमूवल पर पैसे उड़ाने से बेहतर होता है नया आइटम हंट करना। फिर भी कर्स्ड ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करने का एक और कहीं ज्यादा एफिशिएंट और मीनिंगफुल तरीका था, और वो सिंपल प्यूरिफिकेशन नहीं बल्कि एक्सर्सिज्म रिचुअल था। ये टेक्निक डीमन हंटर के पास मौजूद दो स्पेशल प्रिविलेज स्किल्स में से एक थी, इसलिए पहली नजर में जितनी लगती थी उससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल थी। अगर वो उस आइटम को सैक्रिफिशियल ऑफरिंग की तरह इस्तेमाल करे तो एक्सर्सिज्म की पावर एक्टिवेट होकर सीधे डीमन पर वार करेगी और होस्ट के शरीर को जरा सा भी नुकसान नहीं होगा। ऐसा मीडियम इस्तेमाल करना बेसिकली उसी तरह था जैसे अबिस तक जाने वाला दरवाजा खुद अपने हाथों से खोल देना। जैसे ही तुम ऐसा करते हो, तुम उस डीमन को सीधे अपनी सोल में बुला लेते हो। फिर ये एक बेरहम गैम्बल बन जाता है कि किसका कंट्रोल किस पर होगा। लेकिन अगर मैं उस मॉन्स्टर को अपने मेंटल लैंडस्केप में घसीट लूं, तो फिर लड़ाई मेरी जमीन पर होगी और वो बैटलफील्ड मेरा बन जाएगा। तभी अचानक स्क्रीन पर तम्मन का नाम चमक उठा। ली होया ने वो नाम देखते ही खुद को जान सा महसूस किया। अभी इसी वक्त वो कॉल क्यों कर रहा होगा? एक पल में उसके दिमाग में हजार बुरे सीन्स घूम गए, जैसे कोई डिजास्टर मूवी शुरू हो गई हो। कहीं ये वही तो नहीं? गियान गिल्ड की इज्जत मिट्टी में मिलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिर्फ इस संभावना ने ही उसके पेट में डर से गांठ बांध दी। मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, बस ये लाइन सुनने का ख्याल आते ही उसका खून ठंडा पड़ गया। ग्रैंड फेल क्लॉडिया आर्पेगियो। रोमियो ने फोन उठा लिया, लेकिन ली होया का अपना हाथ घबराहट के पसीने से पहले ही भीग चुका था। नहीं, ये बहुत बुरा है। अगर ग्रैंड फेल क्लॉडियो आर्पेगियो रोमियो ने एक भी गलत बात बोल दी तो दोनों साइड्स के बीच खुली जंग छिड़ सकती है। उससे पहले मुझे बीच में आना होगा, और वो भी तुरंत। बस कुछ पलाइट भेज दो। सिंपल, रिस्पेक्टफुल, हार्मलेस। प्लीज मर्सी कीजिए। प्लीज हम पर सुमत कीजिए। ये काफी पलाइट लग रहा है ना? कम से कम इससे बात और खराब तो नहीं होगी। नाम चैन मिन और टाम मिन उस मैसेज को ऐसे घूरते रह गए जैसे उनके जबड़े सच में जमीन पर गिरने वाले हों। ये क्या है? लॉसूट। पूरा मामला अजीब तरह से फैमिलियर लग रहा था, जैसे उन्हें फिर से उसी पुराने नाइटमेयर में घसीटा जा रहा हो। आखिर में उनके पास बस एक लंबी, हारी हुई सांस छोड़ने के अलावा कुछ बचा ही नहीं। रिफ्ट अभी तक क्लियर भी नहीं हुआ था, और किसी तरह हालात फिर से एक नई गड़बड़ में बदलने लगे थे। तम्मन के दिमाग में तूफान चल रहा था। वो तो बस पहले की बदतमीजी के लिए ठीक से माफी मांगना चाहता था और सही कॉम्पेंसेशन भी देना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने चैट लॉग्स देखे, वो पूरी तरह निशब्द रह गया। उनके आसपास भीड़ लगातार शोर मचा रही थी, बिल्कुल भरे हुए फिश मार्केट जैसी, अराजक, बेचैन, और रुकने का नाम नहीं। लोग झुक झुक कर आपस में फुसफुसा रहे थे, अपनी क्यूरियोसिटी छुपा ही नहीं पा रहे थे। उसकी आंखें देखो, वो बुदबुदाए। वो पूरी तरह गुस्से में है। ये अफवाह भीड़ में पल भर में फैल गई, और हर फुसफुसाहट के साथ टेंशन और भारी लगने लगा। लेकिन सच तो ये था कि ग्रैंडफेल क्लॉटी आर्पेगियो रोमियो की वो तेज, चुभती हुई नजर गुस्से की वजह से बिल्कुल नहीं थी।
वो बस बुरी तरह थका हुआ था, सीवियर मना डिप्लीशन से खाली हो चुका था, और उसका चेहरा सिर्फ इसलिए इतना सख्त दिख रहा था क्योंकि उसके अंदर अब कुछ बचा ही नहीं था। ताई मिन ने अपने खामोश फोन की तरफ झुंझलाहट के साथ देखा। अगर वो उठाएगा ही नहीं तो हम कुछ नेगोशिएट कैसे करेंगे? फिर उसकी नजर वापस काउंट ऑस्क्यूरास डोमेन की स्टेटस रिपोर्ट पर गई। डिस्ट्रक्शन एट 83%। अच्छा, 10 मिनट का ब्रीदर लो। बस एक छोटे से पल के लिए लगा कि अब शायद उन्हें थोड़ी सांस लेने की जगह मिल गई है। लेकिन फेट ने हमेशा की तरह उनसे भी बदतर चीज उनके लिए तैयार कर रखी थी। तभी एक विनाशकारी धमाके ने सन्नाटे को चीर दिया और उस छोटे से सुकून को एक ही पल में चकनाचूर कर दिया। टैम डरकर घूम गया, उसका पूरा शरीर तन गया। वो क्या था? ऐसा लग रहा था जैसे खुद जमीन भी कराह उठी हो, मानो अभी अभी कुछ बहुत विशाल टूटकर आजाद हुआ हो। नामचो मिन वहीं का वहीं जम गया। तभी इमरजेंसी सायरन चीखने लगी और उसकी तीखी आवाज ने एक ही पल में हवा को प्योर पैनिक में बदल दिया। काउंट्स कैसल गिर चुका था। रिफ्ट स्टेबिलिटी एकदम नीचे जा गिरी। हर तरफ इमरजेंसी न्यूज फ्लैश होने लगी। रशिया ने सिविलियंस को तुरंत इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया था। कोड रेड डिक्लेयर हो चुका था। डीमोनिक फोर्ट्रेस रियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो चुका था। 200 बेगुनाह सिविलियंस एक्टिव किल जोन के अंदर फंसे हुए थे और कहीं भी साफ एस्केप राउट दिखाई नहीं दे रहा था। हर देश बॉर्डर्स तुरंत सील करने के लिए चीख रहा था और जीएन के प्लेयर्स उस नाइटमेयर के सामने कांपते खड़े थे जो अब सचमुच उनके सामने आकार ले चुका था। वो वैम्पायर लॉर्ड का स्ट्रॉन्ग होल्ड था जो भयानक खामोशी में सामने खड़ा था। तभी एकदम से उनके पीछे की शैडोज में एक प्रेजेंस उभर आई। वो कोई और नहीं बल्कि ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो था, और वहां मौजूद बाकी सब लोगों के उलट उसे सामने जो दिख रहा था उससे जरा भी हैरानी नहीं हुई। तो आखिर ये गिर ही गया। उसकी आवाज शांत और ठंडी थी, जैसे ये नतीजा उसे शुरू से ही मालूम था। भीड़ उसे अविश्वास से घूरने लगी। क्या ये वही आदमी नहीं जो न्यूज में था? किसी ने फुसफुसाकर कहा, और पहचान एक चेहरे से दूसरे चेहरे तक फैल गई। क्या ये सच में अकेला अंदर जा रहा है? दूसरे ने घबराकर कहा। ये पागल होगा। जो भी देख रहा था उसे ये हिम्मत से ज्यादा सीधी मैडनेस लग रही थी। ग्रैंडफल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो उस डरावने फोर्ट्रेस के सामने सीधा खड़ा था। उसकी फिगर उस विशाल ढांचे के सामने छोटी लग रही थी, लेकिन फिर भी उसे इग्नोर करना नामुमकिन था। उसकी आंखों में डर नाम की कोई चीज नहीं थी। वहां जो जल रहा था वो साफ साफ डिस्गस्ट था, कच्चा, खुला और इतना साफ कि जैसे उस जगह को देखना ही उसके लिए इंसल्ट हो। वो घटिया स्टोन स्टैचू, उसने हिकारत से बड़बड़ाया। फिर वो उस अबिस जैसे एंट्रेंस में घुस गया और सामने एक गारगोल आ खड़ा हुआ जिसके जबड़े रेजर जैसे दांतों से भरे लग रहे थे और उसके डरावने शरीर से 5 मैसिव ब्लेड्स निकले हुए थे। उसी वक्त सिस्टम अलर्ट गूंज उठा। यू हैव एंटर्ड द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ काउंचुरा। उसने सिर उठाकर उस घिनौनी चीज को देखा और उसकी नजर में सिर्फ तिरस्कार भरी हंसी थी। घटिया क्राफ्ट्समैनशिप। उसके चारों तरफ की जगह पर भारी साइलेंस छा गया। मॉन्स्टर के पीछे एक बहुत बड़ा गेट खड़ा था और ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो की आवाज ने हवा को साफ चीर दिया। इस तरह के कूड़े के ढेर को ये लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड कहते हैं, उसने हिकारत से कहा। मेरा ख्याल है गंदे वैम्पायर्स के लिए टूटी हुई ईंटों का ढेर भी लक्ष्युरी कहलाता होगा। उसके चेहरे पर एस्थेटिक डिस्गस्ट साफ मरोड़ खा रहा था और ली हॉय ने मन ही मन सोचा कि क्लॉडिया एस्टेट तो इस जगह से 10 गुना बड़ा था, भले ही वो सच में उसका असली घर नहीं था। फिर बिना किसी वार्निंग के
स्टैचू की आंखें अचानक ब्लड रेड ग्लो से जल उठीं, अंधेरे में तेज और खतरनाक चमकती हुई। ग्रैंडफेल, क्लॉडिया, आर्पेगियो, रोमियो और साथ में ली होलोल भी एक पल के लिए सिहर उठे। क्या इसने सच में मेरी बात सुन ली? अगले ही पल क्रीचर की आंखों से किलिंग इंटेंट फूट पड़ी और वो विशाल दैत्य अपने पेडेस्टल से कूदकर सीधे ग्रैंडफेल, क्लॉडिया, आर्पेगियो, रोमियो की तरफ लपका। पास के घायल सोल्जर्स डर के मारे चीख उठे, उनकी आवाजें भय से कांप रही थीं। क्या हो रहा है? स्टैचू हिल गया। वहां किसी ने भी उस नाइटमेयर को अचानक जिंदा होते देखने के लिए खुद को तैयार नहीं किया था। नामुमकिन। वो चीज 10 मीटर से भी ऊंची है। वो कुचल दिया जाएगा। हमें उसकी मदद करनी होगी, लेकिन किसी के एक कदम आगे बढ़ाने से पहले ही डीमन ने अपनी विशाल ब्लेड नीचे घुमा दी, सीधा ग्रैंडफेल, क्लॉडिया, आर्पेगियो, रोमियो को 2 हिस्सों में चीरने के लिए। फिर भी उसका चेहरा ठंडा और बिल्कुल स्थिर रहा, जैसे बर्फ में जम गया हो। उसे भागने के लिए चीखती हर आवाज को नजरअंदाज करते हुए ग्रैंडफेल, क्लॉडिया, आर्पेगियो, रोमियो बस उस ब्लेड को अपनी तरफ हवा चीरते आते देखता रहा। फिर इतनी कैजुअल हरकत के साथ कि जैसे सामने वाले का अपमान हो रहा हो, उसने बस अपनी कलाई झटकी और एक हाथ उठा दिया। और अगले ही फ्लैश में डीमन के हाथ पैर इतने साफ कटकर अलग हो गए जैसे वो कभी उसके शरीर का हिस्सा थे ही नहीं। मॉन्स्टर ढह गया और टूटकर बेकार कंकड़ों के ढेर में बदल गया। उसका विशाल शरीर एक पल में खत्म हो गया। वो गूंजता हुआ क्रैश इतना जोरदार और भयानक था कि कुछ दूरी पर मौजूद फीनिक्स गेट भी तुरंत उस आवाज की तरफ मुड़ गया। कैमिला ने सबसे पहले चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज अलार्म से तेज हो गई थी। वो एक्सप्लोजन क्या था? दमित्री ने तुरंत इशारा किया। वो कैसल ग्राउंड्स की तरफ से आया। कैमिला का चेहरा सिकुड़ गया और उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वो आवाज बिल्कुल वही है जो हमने ऑनलाइन फुटेज में सुनी थी। ये समानता एक साथ सबको लगी। किसी के कुछ और कहने से पहले ही जेस से अचानक गोली की तरह आगे निकल गई। उसके पैरों के नीचे मैजिक सर्कल्स जल उठे, तेज रोशनी से चमकते हुए, और उसके टीममेट्स पीछे से चिल्लाए। जेस से कहां जा रही हो? फॉर्मेशन के साथ रहो। कोई बेवकूफी मत करना। लेकिन छोटी सी मेज ने हर वार्निंग को इग्नोर किया और अपनी मोनोकरेंस पर बिना हिचके सीधे केओस में घुस गई। उधर गेट पर खड़े सोल्जर्स बस मुंह खोले वहीं खड़े रह गए। पहले तो शौक में उनके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। क्या आखिर किसी ने फुसफुसाकर कहा। उसने उस मॉन्स्टर को एक ही वार में खत्म कर दिया। उनकी आवाजों में भरा डिसबिलीफ सब कुछ बता रहा था, क्योंकि जो उन्होंने अभी देखा था वो अब इंसानी लग ही नहीं रहा था। अब वो डीमन बस बिखरी हुई धूल और टूटे हुए मलबे से ज्यादा कुछ नहीं रह गया था। इतनी बुरी तरह खत्म हो चुका था कि वो असली भी नहीं लग रहा था। फर्श पर उसके बचे खुचे टुकड़ों को बैठते देख ली हॉय ने हल्की सी मुस्कान दबाई, जैसे उसे खुद भी हैरानी हो रही हो कि पूरी चीज कितनी अंडरवेलमिंग निकली। आखिर में वो बस थोड़ा बड़ा पत्थर ही निकला, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इस मनाफोकस्ड दुनिया में पत्थर तोड़ना लगभग सबसे बेसिक ट्रेनिंग माना जाता है। ये तो वार्म अप भी मुश्किल से कहलाए। ग्रैंडफेल, क्लॉडिया, आर्पेगियो, रोमियो ने पूरे एलिगेंस के साथ आराम से अपनी टाई सीधी की और बड़बड़ाया, नाकामी की एक निशानी। मटेरियल घटिया है, एग्जीक्यूशन उससे भी खराब। ऐसा कूड़ा गार्डन में रखकर उसे आर्ट कहना शर्मनाक है। अंदर ही अंदर ली होलोल तिलमिला उठा और सोचा, वाह, इतना बुरी तरह बेइज्जत करना जरूरी नहीं था। तभी अचानक उनके पीछे कहीं से एक जोरदार वॉर क्राई गूंज उठा और स्टैचू के गिरने के बाद छाई अजीब सी खामोशी एक झटके में टूट गई। हंटर्स की पूरी लीजन गेट्स से तूफान की तरह अंदर घुसी और पूरी ताकत से गरज उठी, गेटकीपर गिर चुका है।
यही मौका है। चार्ज, बूट्स, वेपन्स और चीख पुकार की आवाजों ने हवा भर दी। उसी पल ली होयोल समझ गया कि स्टैचू का टूटना सिर्फ एक जीत नहीं था, वो फुल स्केल रेड का स्टार्टिंग सिग्नल था। डिंग! एक ट्रांसल्यूसेंट होलोग्राफिक विंडो अचानक ग्रैंड फेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो के सामने हवा में उभर आया और उस पर अजीब सी मैकेनिकल चमक तैर रही थी। उसकी क्लास क्वेस्ट अपडेट हो चुकी थी। मिशन बिगिन द काउंटर अटैक। उसे पढ़ते हुए उसने आंखें हल्की सी सिकोड़ लीं। नई क्वेस्ट लाइन, उसने सोचा, और उसकी आवाज में हैरानी से ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। क्या यही एंट्री की रिक्वायरमेंट है? उसने सोचा। इंस्टिल द फियर ऑफ द हंटर। ये कैसी वेग और बेहूदी ऑब्जेक्टिव है? फिर भी उसने एक पल के लिए भी कदम धीमे नहीं किए और सीधा एनिमी टेरिटोरी के अंदर और गहराई तक बढ़ता गया। ली होयोल तुरंत घबरा गया। अरे, कहाँ जा रहे हो? ग्रैंड फेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया। हमारे पास वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है। ली हॉय की एंजाइटी वहीं बढ़ गई। रुको, धीरे चलो, सोच समझकर करो। हम ऐसे अंदर नहीं घुस सकते जैसे जगह हमारी ही हो। और आखिर हम इन्हें डराएंगे कैसे? काउंट एस्का इस लेवलिंग एंड मनामेस में लेवल 430 है और मैं बस लेवल 100 हूं। ग्रैंड फेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो की आवाज सर्दियों के शीशे जैसी ठंडी हो गई। मैं डीमन हंटर हूं। ली हॉय अंदर ही अंदर चिल्ला उठा। उससे क्या मतलब हुआ आखिर? लेकिन वो इस पर और सोच पाता उससे पहले ग्रैंड फेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो अचानक रुक गया और उसकी नजर कैंडल लाइट में हल्के से चमकते एक बिल्कुल सफेद हॉल पर फिर गई। क्या ये बैंक्वेट हॉल होना चाहिए? उसने पूछा, और उसकी आवाज में क्यूरियोसिटी भी थी और नापसंदगी भी। और फिर उसने उसे साफ साफ देख लिया। एकदम से हॉरर और डिस्गस्ट की लहर उसके ऊपर टूट पड़ी, तेज और सीधी। दीवारें एक छोर से दूसरे छोर तक काउंटाजरा के पोर्ट्रेट्स से भरी हुई थीं, एक के बाद एक बिना रुके, जैसे पूरा हॉल सिर्फ उसी एक चेहरे की पूजा के लिए बनाया गया हो। माहौल इतना अजीब और दम घोंटने वाला था कि ली होयोल की सांस गले में अटक गई। वो इंस्टिंक्टिवली पीछे सिमट गया और अपने अवतार के पीछे छिप गया, जैसे उन पेंटिंग्स को ज्यादा देर तक देखना भी मुसीबत बुला सकता हो। उधर कैसल के किसी और हिस्से में एक स्वॉर्ड धातु की जोरदार आवाज के साथ जमीन में गाड़ दी गई। तम्मन उसी पर टिककर सांस ले रहा था और उसके गले व बाहों की नसें जोर से उभरी हुई थीं। गियान गिल्ड आखिरकार कैसल के अंदर घुसने में कामयाब हो गया था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने हर कदम पर भारी कीमत चुकाई थी। सब बर्बाद हो जाए, टैममैन ने दबी आवाज में गाली दी, जबकि उसके टीममेट्स उसके पीछे इकट्ठा हो गए, थके टूटे हुए, लेकिन अब भी खड़े। गिल्ड मास्टर, आप ठीक हैं? नाम चॉन मिन ने जल्दी से पूछा, और उसकी आवाज में चिंता साफ थी। हीलर्स जल्दी से उसके पास पहुंचे और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। टैममैन ने दांत भींच लिए और उसके चेहरे से पसीना मोटी बूंदों में बहने लगा। उसकी हालत खराब थी, लेकिन वो गिरने को तैयार नहीं था। मैं ठीक हूं, उसने खुद को मजबूर करके कहा, हालांकि उसकी सांस कुछ और ही बता रही थी। बस ऐसा लग रहा है जैसे दम घुट रहा हो। जब से हम इस गैलरी में दाखिल हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हजारों आंखें हर दिशा से मुझे घूर रही हों। उसने पोर्ट्रेट्स को घूरा, उसका पूरा शरीर तनाव से भरा हुआ था। तभी नाम चैन मैन की आवाज कम्युनिकेशन लाइन में क्रैकल हुई। ये कर्स है, बिल्कुल उसी डीमन जैसा जिसने उस स्टैचू को पोजेस किया था। अगले ही पल उसे बात इतनी जोर से समझ आई कि वो चिल्ला उठा। ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं हैं, उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। ये डीमन की आंखें हैं।
इन हर एक को जलाकर राख कर दो। उसी वक्त हॉल में लपटें दौड़ गईं और कर्स्ड आर्ट वर्क आग में ऐसे समा गया जैसे आखिरकार खुद कैसल की सच्चाई सामने आ गई हो। एक नरम हरी हीलिंग लाइट टैमन के शरीर के चारों तरफ लिपट गई और उस पर दबा क्रशिंग प्रेशर धीरे धीरे हल्का होने लगा। ये बोझ हट रहा है, उसने बुदबुदाया। फिर उसकी नजर लैपटॉप पर दिख रहे रेड डेटा पर चली गई। ये बहुत ही नजदीकी बचाव था, उसने धीरे से कहा। अब समझ आया ये जगह कब्रिस्तान क्यों बन गई। मैं सोच रहा था कि प्लेयर्स की पहली वेव इतनी बेइज्जती के साथ पीछे क्यों हट गई। अब पता चला, ये पूरा कैसल शुरू से आखिर तक एक जायंट डेथ ट्रैप की तरह बनाया गया है। यहाँ की हर स्टैचू, हर पोर्ट्रेट, फर्नीचर का हर पीस कर्सेस और स्टेटस एबनॉर्मैलिटीज से भरा हुआ है। कोई हैरानी नहीं कि उस एक्स गर्ल ने मेन गेट से जबरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं की। ली हॉय ने जीभ दबाई और चाहकर भी उसकी उस सावधानी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया। उसकी आंखें गंभीर हो गईं। मेरी कर्ज रेजिस्टेंस वैसे ही ज्यादातर लोगों से बहुत ऊंची है और फिर भी सिर्फ फॉयर के पोर्ट्रेट्स में इतनी मैलिस थी। अगर सिर्फ एंट्रेंस ही इतना सड़ा हुआ है तो अंदर और गहराई में किस तरह की हॉरर इंतजार कर रही होगी। सामने फैला कॉरिडोर ठंडी रहस्यभरी हवा छोड़ता लग रहा था, जैसे अंधेरा खुद पत्थरों में रिस गया हो। ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो कुछ और पल तक उस आर्ट वर्क को घूरता रहा और ऐसा लग रहा था जैसे अपने क्रिटिसिज्म को रोके रखना उसके बस में ही नहीं है। ये पोर्ट्रेट्स आंखों पर हमला हैं, उसने सपाट आवाज में कहा। कोई भी इस गंदगी के सामने बैठकर बिना उल्टी किए खा कैसे सकता है। क्या इन क्रीचर्स के पेट स्टील के बने हैं? वो खुले डिस्गस्ट के साथ आगे बढ़ गया। ली होयोल बस आह भरकर बड़बड़ाया, इतना भी क्या हार्श होना, ओल्ड मैन। लेकिन ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और बोलते हुए कमरे को स्कैन करता रहा। मुझे लगा स्टैचूज खराब थीं, लेकिन ये तो समहाउ उससे भी बदतर है। बेचारे स्टोन और कैनवस पर तरस आता है, जिन्हें सिर्फ ऐसी मॉन्स्ट्रोसिटीज बनने के लिए झेलना पड़ा। कोई अपनी जगह को इतना हिडियस, यूजलेस गार्बेज से क्यों भरता है? उसके होंठ तिरस्कार से मुड़ गए। अब समझ आया नार्सिसिज्म को बीमारी क्यों कहा जाता है। इस कैसल का लेआउट भी इंसल्ट की हद तक बेवकूफी भरा है। कॉरिडोर्स किसी पागल एंट नेस्ट की तरह मुड़ते रहते हैं और आखिर में डेड एंड्स पर जाकर खत्म होते हैं। आखिर कैसी टूटी हुई सोच ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करती है? उस आर्किटेक्ट के सिर का काम शायद सिर्फ बाल उगाना था। उसने सचमुच की फ्रस्ट्रेशन में हाथ कनपटी पर रख लिया। ली हॉय बिल्कुल निशब्द रह गया। तुम हो क्या कोई रियल एस्टेट क्रिटिक? तभी अचानक ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो की नजर सामने किसी चीज पर टिक गई। उसने धीरे से ऊपर देखा और 3 लंबे स्टेयर केसेस को एक मैसिव इम्पोजिंग गेट की तरफ उठते देखा, जो पूरे हॉल पर किसी टूम्ब के एंट्रेंस की तरह छाया हुआ था। काफी देर बाद पहली बार उसकी आंखों में सचमुच की दिलचस्पी चमकी। क्या यही जगह है? उसने धीमे से कहा। करप्शन की बदबू यहां सबसे ज्यादा है। दरवाजे से ठंडी काली एनर्जी लगातार लहरों में निकल रही थी और उसके आसपास की हवा को ऐसे भारी दबाव से भर रही थी जो बहुत अननेचुरल लग रहा था। बिना एक पल गवाए वो आगे बढ़ गया। ली होयोल ने भी दिमाग में तेजी से हिसाब लगाया और तुरंत उसी नतीजे पर पहुंच गया। यही फोर्ट्रेस का कोर होना चाहिए। ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो का हर इंस्टिंक्ट यही चीख चीख कर कह रहा था। उस दरवाजे के पीछे इस डोमेन का मास्टर था काउंट ऑस्क्यूरा। ग्रैंडफेल अटल इरादे के साथ सीढ़ियां चढ़ता गया। उसका चेहरा तराशे हुए पत्थर जितना सख्त था। उसके चारों तरफ की खामोशी अजीब तरह से भारी थी, लगभग बहरा कर देने वाली।
कोई दूसरा प्लेयर अब तक यहां तक पहुंच ही नहीं पाया था। तभी बिना किसी वार्निंग के जेस से छत से नीचे उतरी और उसके सामने उल्टी लटक गई। मिल गए तुम, उसने चमकती आवाज में कहा, जैसे इस तरह सामने आ जाना दुनिया की सबसे नॉर्मल बात हो। उसके सुनहरे बाल चेहरे के चारों तरफ नीचे की ओर फैल गए थे और वो साफ एक्साइटमेंट के साथ मुस्कुरा रही थी। मैंने देखा, उसने कहा, लगभग चमकते हुए। तुम्हारा मैजिक इनक्रेडिबल था। बिल्कुल इनक्रेडिबल। ग्रैंड फेल क्लॉडिया आर्पेगियो। रोमियो पूरी तरह अनइम्प्रेस्ड रहा। उसका एक्सप्रेशन बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, जैसे उसकी एक्साइटमेंट उसके लिए बिल्कुल मायने ही नहीं रखती। वो तुम थे, है ना? उसने चमकती, ईगर आवाज में पूछा, और अपनी खुशी छिपाने की उसने जरा भी कोशिश नहीं की। उसने ये सवाल इतनी हल्की, चहकती आवाज में पूछा कि ली होलोल बस अविश्वास में उसे देखता रह गया। ये उड़ रही है। आखिर ये क्या चीज है? मैं तो मना जुटाने के लिए पागलों की तरह जूझ रहा था, और इसकी मना तो नदी की तरह बह रही है। जेस्से ने दोनों हाथ जोड़ लिए, एक्साइटमेंट से लगभग कांपते हुए। मुझे जानना ही है। सच में, मैं एक सेकंड भी और वेट नहीं कर सकती। वो किस तरह की स्किल थी? मैंने उस वीडियो को स्लो मोशन मना रिकैप मोड में 12 बार से भी ज्यादा देखा, फिर भी उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, एंड मुझे हर स्पेल पता है। क्या हम तुम्हारे इंसेनली कूल मैजिक के बारे में बात कर सकते हैं? जेस्से ने चमकती आंखों के साथ झुककर पूछा। ग्रैंड फेल क्लॉडिया आर्पेगियो। रोमियो ने कुछ नहीं कहा और बस सीधा उसकी सोल के अंदर तक घूरता रहा। वो कंफ्यूजन में पलकें झपकाने लगी। साफ था कि इस अचानक छाई खामोशी ने उसे उलझा दिया है। फिर उसने उसके कंधे को पकड़कर उसे जोर से नीचे फर्श पर खींच लिया, उसे वापस जमीन पर लापटका। अपने मैनर्स संभालो, लड़की, उसने ठंडी आवाज में कहा। अगर तुम्हें किसी और से नॉलेज चाहिए तो कम से कम पूछने से पहले प्रॉपर रिस्पेक्ट दिखाना सीखो। समझी? उसकी नजर इतनी तेज थी कि जैसे उसे आर पार चीर दे। जिससे वहीं जम गई, और पहली बार उसकी फैली आंखों में सचमुच का डर उतर आया। फिर अगले ही पल ग्रैंड फेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। सामने के विशाल दरवाजे धमाके के साथ फटकर खुल गए। गाढ़ी लाल रोशनी हॉल में ऐसे फैल गई जैसे पत्थरों पर खून बह गया हो। उसके भीतर से एक विशाल आकृति आगे आई, और उससे किलिंग इंटेंट इतनी घनी निकल रही थी कि वो लगभग ठोस लग रही थी। सिस्टम अलर्ट, नेचुरल एनिमी स्किल हैज बीन ट्रिगर्ड। ग्रैंड फेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो ने आंखें इतनी सिकोड़ लीं कि वो खिंची हुई ब्लेड्स जैसी लगने लगीं। वहां काउंचुरा खड़ा था, सिल्वर हेयर, ब्लड रेड आइज, और लाल रोशनी में चमकते नुकीले फैंग्स। ओह माय, वैम्पायर ने तिरस्कार से कहा। मैं सोच रहा था, मेरी नींद भंग करने की हिम्मत किसने की? बस दो बदनसीब इंसान, उसने खुले तिरस्कार के साथ कहा। कितनी बेवकूफी है। नीचे रेंगने वाले मोर्टल्स हमेशा खुद को जरूरत से ज्यादा आंकते हैं। उसकी मर्डरस ऑरा हिंसक लहर की तरह बाहर फट पड़ी और हवा तक दबकर कांप उठी। जिससे तुरंत घबरा गई। ये काउंट एस्क्यूरा है, वो चिल्लाई। उफ, उसकी प्रेजेंस मुझे दबा रही है। मिस्टर कूल मैजिक, तुम ठीक हो? उसकी यूजुअल एक्साइटमेंट अब पूरी तरह गायब थी, और उसकी जगह कच्चा डरा गया था, क्योंकि रूम मॉन्स्टर के ओवरवेलमिंग प्रेशर से भर चुका था। ग्रैंड फेल क्लॉडिया आर्पेगियो। रोमियो ने तिरस्कार भरी हंसी छोड़ी। अकाउंट? मुझे हंसी मत दिलाओ। उसने खून से सना नेकलेस बिना जरा भी कांपे ऊपर उठाया। उसका इरादा पूरी तरह अटल था। तू बस एक गंदा, घटिया खानदान का वैम्पायर है। उसी पल सिस्टम ने रिएक्ट किया। द नेकलेस स्टीप्ड इन द कर्स ऑफ ब्लड हैज बीन सिलेक्टेड एज द ट्रिब्यूट।
उसने बिना हिचक पेंडेंट को अपनी मुट्ठी में कुचल दिया। असल नोबिलिटी की नकल करने की हिम्मत की है तो उसका सबक भी सीख, उसने कहा, और उसकी नफरत किसी भी ब्लेड से ज्यादा तेज थी। उसकी आंखों में जानलेवा बेरहम इरादा जल रहा था, इतना ठंडा और स्थिर कि उसके आसपास की हवा तक खतरनाक लगने लगी। सिस्टम इनिशिएटिंग एक्सर्सिज्म रिचुअल। क्वेस्ट द काउंटर अटैक बिगिंस। वैम्पायर हंट इनिशिएटेड। ये मैकेनिकल अनाउंसमेंट डरावनी साफगोई के साथ गूंज उठा, जैसे दुनिया ने खुद इस हंट की शुरुआत मान ली हो। जैसे ही ग्रैंड फेल्क्लॉटी आर्पेगियो रोमियो ने आर्टिफैक्ट उठाया, ली होए का दिल लगभग रुक गया। सही बात, एक्सर्सिज्म रिचुअल के लिए सैक्रिफाइस चाहिए था। वो सच में अस्कुरा को अपने ही सबकॉन्शियस में घसीटकर वहीं लड़ने वाला है। ये बात उसे इतनी जोर से समझ आई कि उसके सीने में पैनिक दौड़ गया। तो उस वक्त उसका मतलब यही था। वो पुरानी बात एकदम से याद आ गई। ली हॉय ने कभी पूछा था, ऐसे मॉन्स्टर को डर कैसे महसूस कराया जा सकता है? ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो और रोमियो ने उसी शांत पक्की आवाज में जवाब दिया था, बिकॉज आई एम अ डीमन हंटर। लेकिन ली हॉय का शक अब भी नहीं रुका। क्या ये सच में काम करेगा? काउंट ऑस्क्योरा एक लेवल 430 रेड बॉस है। अगर ये गड़बड़ हुआ तो उसकी सोल पूरी की पूरी निगली जा सकती है। आर्टिफैक्ट को देखकर ऑस्क्योरा बस हंस पड़ा। ये गंदी सी छोटी चीज क्या है? तुम सच में दयनीय हो, ह्यूमन। ग्रैंडफल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो पलक भी झपकाता, उससे पहले ही किलिंग इंटेंट की एक कुचल देने वाली लहर उस पर ऐसे आ गिरी जैसे कोई असली चोट लगी हो। ऑस्क्योरा ने धीरे धीरे अपना एक पंजेदार हाथ उठाया और उसकी आंखें खून जैसी प्यास भरी खुशी से चमक उठीं। दिलचस्प, उसने तिरछी हंसी के साथ कहा, तेरा ये घमंड थोड़ा पसंद आ रहा है। लेकिन आखिर में तू फिर भी मेरे नीचे रेंगने वाला एक कीड़ा ही है। जिससे चीख पड़ी और दोनों हाथों से अपनी हैट पकड़ ली। नहीं, काउंचुरा अपने मिनियंस से पावर खींच रहा है। ली हॉय का चेहरा सफेद पड़ गया। ये बहुत बुरा है। वो पहले ही लगभग लेवल 300 के आसपास था और अब गैप और चौड़ा होता जा रहा है, जैसे कोई टूटा हुआ लेवलिंग मानवा सिस्टम पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो गया हो। तभी अचानक ब्लड पेंडेंट में फीकी भुतही सी रोशनी धड़क उठी। अस्कुरा की आंखें तुरंत फैल गईं और पहली बार उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसके चेहरे से मजाक उड़ाने वाला भाव एक पल में गायब हो गया, इतनी पूरी तरह से मिट गया कि देखना तक डरावना लग रहा था। पलक झपकते ही दुनिया बदल गई। कैसल, हॉल, क्रिम्सन लाइट, सब कुछ ऐसे गायब हो गया जैसे किसी ने उसे नोचकर हटा दिया हो। अब ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो एक टेढ़ी मेढ़ी चट्टान की ऊंचाई पर खड़ा था, ऊपर से नीचे देखते हुए, बिल्कुल ठंडी ऑथोरिटी के साथ। एसायरा ने घबराकर सिर घुमाया, उसकी आवाज में अलार्म साफ था। ये जगह क्या है? अपने पीछे प्रेजेंस महसूस करके वैम्पायर मुड़ा और ग्रैंडफेल क्लॉटी आर्पेगियो रोमियो की तरफ एक डरावनी मुस्कान फेंकी। फिर भी अस्कुरा ने अपने हाथों में डार्क एनर्जी इकट्ठा करनी शुरू कर दी, जैसे हालात पर फिर से कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा हो। सस्ता सा पार्लर ट्रिक, उसने थूकते हुए कहा। बस यही है ये, तू घटिया खानदान का मॉर्टल। लेकिन मैं इस इल्यूजन को चकनाचूर कर दूंगा और इसके साथ तेरी सोल भी कुचल दूंगा। उसने चेहरा उठाया, उसकी आंखों में क्रिम्सन लाइट भड़क उठी और उनके ऊपर आसमान में डार्क रून्स जलने लगे। आसमान से हेलफायर एक रैगिंग स्टॉर्म की तरह बरसा और उसके इम्पैक्ट ने ऐसा कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन किया कि पूरा इलाका हीट, स्मोक और हिंसक लाल रोशनी में डूब गया। उस इन्फर्नो को घूरते हुए अस्सीरा क्रूर संतोष के साथ मुस्कुराया।
मैंने सोचा था शायद तू थोड़ी देर और मेरा मनोरंजन करेगा, लेकिन लगता है तेरी नाजुक सी देह पहले ही जलकर राख हो चुकी है। मुझे शुरू से पता था कि तू कूड़ा है, लेकिन स्मोक के भीतर से ग्रैंड फेल्क्लॉट आर्पेगियो रोमियो की आवाज आग को चीरती हुई आई, और उसके साथ एक हल्की मुस्कान भी। क्या तुझे सच में बस इतना ही दिख रहा है? ऑस्क्योरा जहां खड़ा था वहीं जम गया। ग्रैंड क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो अब भी वहीं खड़ा था, पूरी तरह बेखरोंच, जरा सा भी जला नहीं, जैसे फ्लेम्स ने उसे छुआ तक न हो। वैम्पायर गरज उठा, उसकी आंखों के आसपास की नसें गुस्से और अविश्वास से उभर आईं। कैसे? तुम अब भी जिंदा कैसे हो? शौक के दबाव से उसकी आवाज तक टूट गई। ग्रैंड क्लॉडियो आर्पेगियो रोमियो अपनी ऊंची जगह से नीचे देख रहा था, और उससे ऐसी एब्सोल्यूट डोमिनेंस निकल रही थी कि दोनों के बीच का फर्क कुचल देने वाला और बिल्कुल साफ लग रहा था। ध्यान से देखो ऑस्क्योरा, उसने ठंडी नपीतुली आवाज में कहा। खुद देख लो, आज यहां मरने की किसकी किस्मत लिखी है। ऑस्क्योरा सिहर उठा। एक कच्चा आदिम डर अचानक उसके अंदर से उसे जकड़ गया, ऐसा डर जो समझ से भी गहराई तक उतरता है। ठंडे पसीने ने उसकी पीठ भिगो दी। एक डरावनी झलक में उसने अपना ही अंत देख लिया, टूटा हुआ, बेजान और इतनी बुरी तरह हारा हुआ कि वापसी नामुमकिन हो। वैम्पायर लॉर्ड वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया, इतना कांप रहा था कि ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा था, और उसकी आवाज डर से टूटी हुई हकलाहट में बदल गई। फिर रियलिटी उस पर दोबारा टूटकर लौट आई। ऑस्क्योरा ने अपना चेहरा पकड़ा और मर्डरस ऑरा का एक भयानक विस्फोट छोड़ दिया, जैसे सिर्फ गुस्सा ही उस एहसास को मिटा सकता हो जो उसने अभी महसूस किया था। वो अपनी आंखों से देखी चीज को मानने से इनकार कर रहा था। ये बेतुका था, नामुमकिन। ऐसा सच हो ही नहीं सकता। ये जरूर कोई सस्ती चाल होगी, कोई नकली धोखा। हाँ, यही होगा, एक ब्लफ, एक इल्यूजन, कुछ इतना खोखला कि वो उसे तोड़ सके। वो उसी सोच से अपने कांपते दिल को जैसे तैसे शांत करने की कोशिश करने लगा। उधर जेस से पूरी तरह कंफ्यूजन में खड़ी थी। क्या अभी हो क्या रहा है आखिर? यंग मेज अब भी स्टैचू की तरह जमी हुई थी, लेकिन काउंट अस्कुरा तेजी से अपना दिमाग खो रहा था। ग्रैंड क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो के होंठ एक घमंडी, अभिमानी मुस्कान में मुड़ गए। ओह माय एक्योरा, लगता है आखिर तूने डर का स्वाद चख ही लिया। अस्कुरा ने अपना सिर पकड़ लिया और हांफने लगा, डर ने उसके चेहरे को कुरूप और बेताब बना दिया था। अब वो किसी लॉर्ड से कम और किसी ऐसे जानवर जैसा ज्यादा लग रहा था जिसे किसी अनजानी चीज ने कोने में घेर लिया हो। फिर अचानक उसकी पावर बाहर फट पड़ी। कैसल की रूफ पूरी तरह उड़ गई, और वो आसमान की तरफ चीखा, उसकी आवाज में गुस्सा और ह्यूमिलिएशन दोनों भरे थे। एक और कीड़ा। हमेशा कीड़े ही। टूटी हुई छत से हवा जंगली और हिंसक तरीके से गरजती हुई अंदर दौड़ी, लेकिन तब भी ग्रैंड क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो एक बार भी नहीं हिला। ली हॉय ने ऊपर देखा, उसका दिमाग बेतहाशा दौड़ रहा था, क्योंकि वो अभी अभी हुई चीज की स्केल को समझने की कोशिश कर रहा था। पूरा एटिक एक पल में गायब हो गया। मैं तो अभी लगभग मर ही गया था। रिएक्ट करने का समय भी नहीं मिला। उसकी रीढ़ में ठंडक उतर गई, लेकिन जैसे फिर से चमकती आंखों से उसे देख रही थी। तुम्हें पता था वो अटैक मिस करेगा, है ना? तुम कितने काम लग रहे हो। मुझे भी तुम्हारी तरह शील्डिंग की हैबिट बना लेनी चाहिए। तुम सच में कमाल हो। तभी सिस्टम फिर से चाइम हुआ। स्किल एक्सर्सिज्म रिचुअल। अक्योरा बुरी तरह सिहर गया और तुरंत गार्ड खड़ा कर लिया। अब क्या है? उसने झल्लाकर कहा, लेकिन उसकी आवाज में घुसता डर छिपा नहीं।
सिस्टम ने ठंडी न्यूट्रल टोन में एक्सप्लेनेशन शुरू की। A skill that allows the user to attack a demon's essence without causing harm to the user's own body. However, when a tribute is offered, a secondary effect may also be activated. वो सेकेंडरी इफेक्ट डीमन को मजबूर कर देता है कि वो डीमन हंटर के सबकॉन्शियस में दाखिल हो। ऑब्सक्यूरा की नजर में एक बेहद विशाल ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो उसके ऊपर किसी जिंदा पहाड़ की तरह खड़ा था और उसकी तरफ एक बहुत बड़ा हाथ बढ़ा रहा था। वैम्पायर खालिस डर में चीख उठा। दूर रहो। अब उसकी आवाज में न घमंड था न क्रूरता, सिर्फ बेकाबू डर और कांपती हुई घबराहट थी। मुझसे दूर हटो, पास मत आना। वो पैनिक में पीछे लड़खड़ाया और उसके शरीर से बैट्स के झुंड फूट पड़े जो हर दिशा में बेतहाशा बिखर गए। सिस्टम ने आगे कहा, डोमिनेंस इन दिस मेंटल स्पेस डिपेंड्स एंटायरली ऑन स्पिरिचुअल पावर, but there is no possible way a demon hunter would lose a battle of will against a filthy demon. ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो ने बस अपनी बाहें बांध लीं और नीचे उसकी तरफ देखा। ली हॉय की आंखें सच्चे शौक में फैल गईं। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना अच्छा काम करेगा। जिससे अपने सामने का दृश्य ब्लैंक होकर देखती रह गई। ये यकीन से बाहर है। तुमने इसके साथ किया क्या? उसने पूछा। उसने ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो की तरफ देखा, फिर डरे हुए असुरा की तरफ मुड़ी, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। धीमी आवाज में उसने फुसफुसाया, ये खाली हवा पर चिल्ला रहा है और उसी पर हमला भी कर रहा है। उधर ऑस्क्योरा पूरी तरह फ्रेंजी में तड़प रहा था। उसका दिमाग साफ टूटता दिख रहा था। नामुमकिन, ये सच नहीं हो सकता। कैसे कैसे एक मामूली मॉर्टल मुझ जैसे काउंट पर हावी हो सकता है? सिस्टम ने अनाउंस किया, काउंटर हैज बीन इन्फ्लिक्टेड विद अ फियर स्टेटस इफेक्ट। विजन में उस विशाल हाथ ने असुरा को पकड़ लिया और कुचल डाला और डिस्पेयर ने उसके चेहरे को दयनीय बना दिया। ली होयोल बस देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा, लगता है फियर इफेक्ट डीमंस पर मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बेरहमी से काम करता है। अगला नोटिफिकेशन आते ही ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो हल्का सा मुस्कुराया। क्वेस्ट कंप्लीट। एक स्पेक्ट्रल नाइफ हवा से उभर आया और उसने बिना झिझक उसे पकड़ लिया। उसकी नोक फर्श पर गिड़गिड़ाते वैम्पायर की तरफ कर दी। चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। जेस्से ने सिर थोड़ा तिरछा किया, अब भी चीजों को जोड़ने की कोशिश करते हुए। तो बस इतना था। सच में फियर इफेक्ट था। तुमने इसके साथ यही किया। लेकिन कैसे? क्या ये कोई नई तरह का मैजिक है? अगर ये नई स्पेल है तो क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? मैं अच्छी पेमेंट दूंगी, बहुत अच्छी। उसकी एक्साइटेड बकबक का उसने एक भी शब्द नहीं सुना। ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो ने बिना हिचक नाइफ नीचे उतारा, लेकिन फिर अचानक रुक गया और खून लगे ब्लेड को कंफ्यूजन में घूरने लगा। एसो अब भी फर्श पर कांप रहा था, सिर पकड़े डर से सिकुड़ा हुआ, लेकिन उसका हेल्थ बार मुश्किल से ही हिला था। अटैक साफ तौर पर लगा था, फिर भी रिजल्ट उतना बड़ा नहीं था जितना होना चाहिए था, और उसी वजह से हवा में एक अजीब बेचैन कर देने वाली खामोशी लटक गई। ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने एक ही पल में सच समझ लिया। वार साफ दिख रहा था, लेकिन असल में उससे एक पॉइंट का भी डैमेज नहीं हुआ था। उसने बिल्कुल ठंडे और सहज अंदाज में जेस्से की तरफ मुड़कर कहा, इसे खत्म कर दो। जेस्से चौंक गई। साफ था कि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि ये बात उससे कही जा रही है। मैं इसे खत्म करूं? वह घबराकर बोल पड़ी। लेकिन सारा मुश्किल काम तो तुमने कर दिया। अब सच में मुझे बोल रहे हो कि आखिरी बार मैं करूं? वह हवा में ही ठहरी रह गई, पूरी तरह उलझी हुई।
लेकिन तुम खुद इसे मार सकते हो, है ना? तो फिर क्यों ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो ऐसे नजरें फेर लेता है, जैसे उसे इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जबकि ली होयोल अंदर ही अंदर चीख रहा था। मैं करना तो चाहता हूँ, यकीन मानो, लेकिन मेरा लेवल इतना बेकार है कि इसे खरोंच तक नहीं सकता। तुम इस दंगन को रेड करने जितनी मजबूत थीं, तो तुम्हारे पास अपनी असली ताकत जरूर होगी। खुद समझ लो। बस इसे जल्दी मारो, उसने कहा, जबकि उसकी आवाज उसके असली एहसास से कहीं ज्यादा ठंडी थी। धत्तेरे की। जेस्से ने हांफते हुए अपना मुंह ढक लिया, जैसे उसे अचानक सब समझ आ गया हो। आह, समझ गई। सॉरी, उसने जल्दी से कहा। सबसे पहले मैंने ही तो तुमसे कुछ सिखाने के लिए कहा था, है ना? उसने अपना स्टाफ घुमाया और उसके चारों तरफ हवा में चमकते हुए रून्स जगमगा उठे। जादू बनते ही उसने चमकते इरादे के साथ कहा, तो अगर मैं इसे मारकर और मजबूत हो जाऊं तो शायद उस मैजिक को खुद समझ पाऊंगी, सही? ली हॉय ने ऊपर देखा ही था कि तभी बैंगनी बिजली की एक भयानक लपट आसमान चीरते हुए नीचे उतरी और अस्कुरा पर जा गिरी। उसका शॉकवेव इतनी जोर से बाहर फूटा कि ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो के बाल पीछे की तरफ बेकाबू होकर उड़ गए और उसके आसपास की हवा तक कांप उठी। ली होयोल का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। ये आखिर है क्या? इसके पास कैसी डरावनी ताकत है कि ऐसा जादू भी इतनी आसानी से चला देती है? सिस्टम अलर्ट। काउंट अस्कुरा पराजित हो चुका है। योगदान पॉइंट्स की गणना की जा रही है। आपके भारी योगदान के कारण इनाम अपने आप वितरित किए जाएंगे। आपका लेवल बढ़ गया है। आपका लेवल बढ़ गया है। आपका लेवल बढ़ गया है। अस्कुरा अब सिर्फ धुएं छोड़ती राख का ढेर बनकर रह गया था। ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो हमेशा की तरह हाथ बांधे बिल्कुल शांत खड़ा था, लेकिन ली होयोल पूरी तरह हिल चुका था। कमजोर होने के बावजूद वह फिर भी लेवल 430 का काउंट था और जेस्से ने उसे एक ही वार में मिटा दिया। तो ये होता है असली हाई रैंकर। ऐसा लग रहा था जैसे किसी लेवलिंग मानहवा का प्रोटागोनिस्ट सच में दुनिया में उतर आया है। जेस्से ने उत्साह से उसके बचे हुए निशानों की तरफ इशारा करके पूछा, तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? ये अभी भी ऐसे धुआं क्यों छोड़ रहा है? फिर बिना हिचकिचाए उसने थोड़ी सी राख उठाई और अपने मुंह की तरफ ले जाने लगी। ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो की आंखें काफी समय बाद पहली बार चौड़ी हुईं और उसे ये करते देख ली होयोल तो लगभग घबराकर चिल्ला ही पड़ता। क्या ये पागल है? आखिर कोई इसे खाने की कोशिश क्यों करेगा? लेकिन ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो ने तुरंत अपना ध्यान सामने चमक रही क्लास क्वेस्ट नोटिफिकेशन पर लगा दिया। एवोल्यूशन। आपने क्वेस्ट पूरा कर लिया है। एक नया क्लास क्वेस्ट दिया जा रहा है। एवोल्यूशन क्वेस्ट लाइन तैयार हो गई है। यह संदेश अजीब भारीपन के साथ सामने टंगा रहा, जैसे यह किसी बहुत बड़ी चीज का दरवाजा खोल रहा हो। इस अचानक हुए बदलाव से वह सच में चौंक गया। फिर इससे पहले कि वह ठीक से कुछ सोच पाता, पास ही कहीं से एक और आवाज गूंज उठी। जिससे हमारे सारे डीबफ्स अचानक गायब हो गए। क्या ये तुमने किया? क्या तुमने काउंचुरा को हरा दिया? उस आवाज में यकीन न कर पाने वाली हैरानी और जल्दबाजी भरी खुशी थी। उसके गिल्ड के लोग लगभग उसी वक्त भागते हुए आ पहुंचे। अब जेस से साफ तौर पर असहज लग रही थी और बेबस सी मुस्कान के साथ बोली, वो दरअसल लॉक्सेस की नजर घूमकर सीधी ग्रैंडफेल क्लॉडियो आर्पेगियो रोमियो पर जाकर टिक गई और उसे वहां खड़ा देखते ही उसके चेहरे का भाव बदल गया।
वो आदमी जैसे ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो की तरफ ऐसे मुड़ी जैसे उसे समझ ही न आ रहा हो कि सब सही तरह से कैसे समझाए, और उसका वही छोटा सा ठहराव भी उसे उलझा गया। फिर उसने झुककर अभिवादन किया। कृपया मुझे माफ कीजिए। मुझे ऐसे औपचारिक अभिवादन की आदत नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो वैसे ही बिल्कुल शांत रहा। उसका चेहरा हमेशा की तरह बर्फ जैसा ठंडा और पढ़ पाना मुश्किल था। जेस्से ने सच्चे मन से अपना हाथ सीने पर रखा और कहा, मेरा नाम जेस्से हाइंस है। अगर यह ज्यादा बदतमीजी न हो तो क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? एक पल के लिए वहां खड़े सब लोग पूरी तरह चुप हो गए। जेस्से ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो के सामने खड़ी, पूरे ध्यान और गंभीरता से उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद भरी हुई थी। वह चुपचाप सोच में पड़ गया। उसने माना कि उसमें तहजीब की कमी है, लेकिन वह खुद को सुधारने की कोशिश तो कर रही है। वह सच में सीखना चाहती है। ठीक है, मैं इसे अपना नाम बता दूंगा। उसके इस रवैये का यही इनाम होगा। जब वह आखिर बोल उठा, तो उसकी आवाज में हमेशा वाली बेरुखी भरी ठंडक थी, लेकिन उसमें हल्की सी शाही गरिमा भी थी। मैं ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो हूँ। उधर काफी दूर एक साधारण से अपार्टमेंट की रसोई में उबलते सूप की गर्म खुशबू फैली हुई थी, और कमरे में एक आम मगर सुकून देने वाला माहौल भर रही थी। उसी समय लिविंग रूम से टीवी की आवाज रसोई तक आ रही थी। स्क्रीन पर एक आदमी मेन गेट से जल्दी जल्दी अंदर जा रहा था, और अगले ही पल मूर्ति जिंदा होकर उस पर हमला कर देती है। आसपास के प्लेयर्स को प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिला। जैसे ही प्रसारण में मूर्ति टूटकर बिखर गई, छोटी अरंग लिविंग रूम में टीवी से आंखें गड़ाए बैठी थी। उसके पीछे उसकी माँ ली यूं ही रसोई में व्यस्त थी, खाना बनाते हुए फोन को कंधे और कान के बीच संभाले हुए। हाँ, मैं ठीक हूँ। अरंग भी ठीक है। उसे अकेले पालना ही इतना थकाने वाला है, ऊपर से तुम मेरी चिंता मत करो। टीवी की रिपोर्ट पीछे चलती रही। रिपोर्टर काउंट ऑस्क्योरा के किले वाली जगह पर पहुंच चुके थे, लेकिन तब तक वह वैम्पायर राख बन चुका था। छोटी ली रैन उत्साह से अपनी माँ की तरफ दौड़ी। मम्मी मम्मी, यून्ही ने फोन पर नरमी से जवाब दिया, लेकिन एक पल के लिए बच्ची पर ध्यान न दे पाई। कोई खबर? स्क्रीन से रिपोर्टर की आवाज लगातार चलती रही। इस दंगन को क्लियर करने वाले प्लेयर्स जेस्से और ली होयोल हैं। ओरंग ने बेताबी में हाथ हिलाए, कोशिश करती हुई कि उसकी मां का ध्यान फिर से टीवी पर जाए। मॉम, देखो, टीवी पर है। छोटी बच्ची का चेहरा खुशी से खिल उठा। अंकल ली हॉय टीवी पर हैं। ली यूं ही बीच हरकत में ही रुक गई, जैसे उसे यकीन न आया हो। ओरंग, तुम्हारे अंकल टीवी पर क्यों होंगे? फिर स्क्रीन बदल गई, और ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो के चेहरे का क्लोजअप पूरे देश को साफ साफ दिखने लगा।